अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरेशन। तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यानी कि कैसे हमें ऑर्गेनाइज़ किया गया है और कैसे हमारी बॉडी का यानी कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है और कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे से यूनिट से मिलके पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आज ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो केमिकल बेस्ड, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केमिकल पर बेस्ड है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं। लेकिन सेल का सबसे जो छोटा यूनिट है, सेल किससे मिलके बना हुआ है? तो हमारा जो सेल है वो बेसिकली एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब कुछ हम आगे 4th चैप्टर में पढ़ेंगे पूरे सेल के, जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म इन सब चीज़ों को स्पेस प्रोवाइड करता है और केमिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर जगह देता है। उसके बाद हमारे सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, या एक फ्लूइड है और इसके अंदर पाया जाता है डीएनए। हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस का फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म को मिलके बनेगा प्रोटोप्लाज्म। हम इस पूरी चीज़ को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन लगा दें तो ये बन जाएगा सेल। तो इस हिसाब से प्रोटोप्लाज्म सेल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। किसका? सेल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन लगा दें तो वो बन जाएगा सेल। इस हिसाब से हमारा प्रोटोप्लाज्म सेल का सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारा सारा मैटर है, जो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं मैटर को, वो किससे मिलके बना हुआ है? तो जो सारे मैटर है वो मिलके बने हुए हैं एलिमेंट से। अब एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है? एलिमेंट बना हुआ है एटम से। जैसे कि ये जिंक की रॉड है। जिंक एक मेटल है, तो जो चीज़ स्पेस लेती है, यानी कि जो चीज़ जगह घेरे और उसका प्रॉपर एक मास हो, वो मैटर होता है। तो ये जिंक की जो रॉड हुई ये मैटर हुई, तो हम इसको कहेंगे मैटर। लेकिन मैटर मिलके बना हुआ होता है एलिमेंट से। ये मिलके बनी हुई है जिंक एलिमेंट से। लेकिन एलिमेंट सिर्फ एक जिंक का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट के अंदर जिंक के बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं। ये सब कुछ हम 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अगर ओवरव्यू से देखें हम ऊपर ऊपर कि जो मैटर है वो मिलके बना हुआ है एलिमेंट से, और एलिमेंट सारे मिलके बने हुए हैं एटम से। अब एटम किस चीज़ में डिवाइड है? तो हम एटम को कहते, एटम की मीनिंग होती है कि जो चीज़ डिवाइड ना हो सके। एम इज़ नॉट, टर्म इज़ कट, ऐसी चीज़ जो डिवाइड ना हो सके। तो 1900s में जब हमने एटम को डिस्कवर किया था तब साइंटिस्ट ने उसका नाम एटम रखा, क्योंकि तब साइंटिस्ट को लगा था कि जो एटम है वो ब्रेक नहीं हो सकता, यानी कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक बहुत उनका मशहूर एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसके ज़रिए प्रूव किया कि जो एटम है वो भी डिवाइड हो सकता है। तो 1911 में रदरफोर्ड ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया कि जिससे एक एटम मिलके बना हुआ है। अब ये पता चल गया कि एटम भी किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे हिसाब से जो एटम की स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियस। इसकी स्ट्रक्चर हमने डीपली केमिस्ट्री में पढ़नी है 9th क्लास की केमिस्ट्री में। लेकिन अगर देखें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर इसके शेल्स की बात करें तो इसके शेल्स में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटम की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाहर होता है एक शेल जिसके अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है।
और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब इससे ये जाहिर होता है कि जो छोटा यूनिट है वो एटम, और एटम मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। लेकिन बाद में ये भी डिस्कवर हो गया जो प्रोटॉन है वो भी किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है। इससे ये पता चलता है जो छोटा यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का वो है एटम, और एटम मिलके बना हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और कोई भी मैटर मिलके बना हुआ होता है एलिमेंट से, और एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं, और एक एटम अगर हम जिंक कहेंगे तो मतलब हम एलिमेंट कह रहे हैं, यानी कि जिंक के अंदर बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम जिंक एटम कहेंगे इसका मतलब हम एक एटम का नाम ले रहे हैं, और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम देखें तो नेचर में 100 से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिससे हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है। तकरीबन सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि हमारी बॉडी को वो चाहिए ही होंगे। जो हमारी बॉडी के लिए वाइटल हैं वो 16 एलिमेंट्स हैं। लेकिन उसमें से भी जो 6 एलिमेंट्स हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं। अगर हम देखें तो 16 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% हमारी बॉडी को बनाते हैं, यानी कि सिर्फ 6 एलिमेंट्स ही 99% हमारी बॉडी बनाते हैं। बाकी के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं। अब वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो बेसिक एलिमेंट हैं जिससे हमारी बॉडी 99% बनी हुई है। और बाकी के एलिमेंट जो 10 बचते हैं, जैसे मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, पोटेशियम एक्सेट्रा, तो ये सारे एलिमेंट बाकी 1% हमारी बॉडी बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फ़र और आयरन, ऐसे काफ़ी 10 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं, बाकी ये एलिमेंट्स 99% बनाते हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है 65%। उसके बाद आ जाता है कार्बन, जो 18% पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन, जो हमारी बॉडी में 10% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो 65% पाया जाता है, कार्बन जो 18% पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो 10% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में 3% पाया जाता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में 2% पाया जाता है, और फॉस्फोरस हमारी बॉडी में 1% पाया जाता है। इन सब को अगर हम मिलाएंगे तो 99% बनेगा। बाकी के 10 एलिमेंट्स 1% बनाते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। इस वजह से हम इन्हें बेसिक बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये एटम्स नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एटम्स से मिलके बने हुए हैं। एक एलिमेंट के अंदर बहुत एटम्स आ जाते हैं। ये सब कुछ हम केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन के अंदर 12 एटम्स, नाइट्रोजन के अंदर 14 एटम्स, कितने एटम्स किस एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ये सब कुछ हम केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। ये सिर्फ एटम्स नहीं है, ये क्या है? बायो एलिमेंट्स। अगर हम अकेले एटम की बात करें तो हम कहेंगे ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कैल्शियम एटम। लेकिन अगर आप कहीं पे भी सुने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी अकेले अकेले की बात, इनके साथ एटम नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा एटॉमिक लेवल कि कैसे एटम बना हुआ है, और एटम किन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, और एटम कैसे मिलके एलिमेंट बनाता है, और एलिमेंट कैसे मिलके एक मैटर बनाते हैं, वुड। अब वो भी एक मैटर है। जैसे कि हम जो कॉपर की वायर्स देखते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं, वो भी कॉपर एटम से मिलके बनी हुई हैं। सबसे पहले जो कॉपर एटम है वो मिलके बनाता है कॉपर एलिमेंट्स। तो कॉपर एलिमेंट्स हैं वो मिलके बनाते हैं कॉपर वायर। वायर क्या हो गई? मैटर, क्योंकि वो जगह घेरती है और अपना एक मास रखती है। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, और कौन से मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।
तो जैसे कि एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, ऐसे ही जब हम दो एटम्स को आपस में बाइंड करवाते हैं, यानी कि जो एटम्स आपस में एक जैसे एटम जब आपस में बाइंड होते हैं तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ जब बाइंड होगा तो वो बन जाएगा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर कार्बन का एटम एक और कार्बन के एटम के साथ बाइंड होगा तो वो कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जब अपने जैसे किसी और एटम के साथ बाइंड होगा तो वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जब एक जैसे दो एटम्स आपस में बाइंड होते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब जो बाइंडिंग है वो कोई नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी हो सकती है या किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से भी एटम आपस में बाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारी सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, तो ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से हम इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने दो चीज़ों में क्लासिफाई किया है, दो मॉलिक्यूल्स में, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए और फैटी एसिड हो गए। अब ये बने तो एटम से मिलकर हुए होते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में छोटा है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स। यानी कि ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट है, अमीनो एसिड प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट है और लिपिड का स्मॉलेस्ट यूनिट है फैटी एसिड्स। इस वजह से हम इन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं और इन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलके बनाते हैं अमीनो एसिड, और बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स मिलके बनाते हैं एक प्रोटीन। बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलके बनाते हैं फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिलके बनाते हैं लिपिड। तो ये हो गए मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हो गए माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूल्स को माइक्रो और मैक्रो में क्लासिफाई किया हुआ है। जो चार्ट हमारे बुक में बना हुआ है उसके अंदर पहला जो एटम है वो है ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके डाइऑक्साइड बना रहा है। जब ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तब हम उन्हें डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी कि दो ऑक्साइड, डाई की मीनिंग होती है टू और ऑक्साइड ऑक्सीजन को कह रहे हैं, तो हम उन्हें डाइऑक्साइड कहते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर डाइऑक्साइड बनाते हैं, कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। हमारी सेल मेम्ब्रेन में एक मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो यहाँ पे वही फॉस्फोलिपिड का जिक्र है चार्ट के अंदर। बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।